अभी बिहार से संकल्प जी आए हैं, तो ये बड़ा सुंदर सा बुके लेके आए हैं और इस पहाड़ के बैकग्राउंड में ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये खरगोश भागा, खरगोश मतलब खरहा। यहाँ पे जो लेपर्ड ने गाय मारी थी वो खा गया पूरा। एक दिन में आ नहीं पाया क्योंकि मैं उधर टाइगर रोड पे चला गया था। अगले दिन देखा तो दूर से ही देखा तो नज़र नहीं आ रही, या फिर वो खींच ले गया होगा जंगल के अंदर। दोस्तों आज ऋषिकेश से लौट रहा हूँ। शाम के बजे हैं 6:31। बहुत दिन बाद इस रास्ते पे आया हूँ, मेरे ख्याल से 8 दिन बाद। और जब लास्ट टाइम आया था तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि गाड़ी में सामान बहुत था, तो आपस में पॉलिथीन वगैरह रगड़ खा रही थी, आवाज़ बहुत हो रही थी। आज भी सामान है लेकिन इतना नहीं है कि आपको डिस्टर्बेंस हो। ये 1 किलोमीटर का जो जंगल है हाथियों वाला है, लेकिन मैंने अभी फॉरेस्ट की चौकी में पूछा है कोई समाचार, तो उन्होंने कहा नहीं अभी फ़िलहाल हाथी की मूवमेंट नहीं है, आज अभी कोई समाचार नहीं है। उस दिन तो था ना कि भाई 1.5 दांत वाला सद्दाम ही रास्ते में खड़ा है। लेकिन कभी भी आप जंगल में जाएं तो ऐसी कोई सूचना मिले तो आप रिलैक्स ना हो जाएं। रीज़न क्या होता है कि जो खबर फॉरेस्ट वालों को देते हैं वो भी गाड़ी वाले ही देते हैं या कोई गश्त पे गया होता है, और फिर वो बताते हैं तो वो दूसरों को बता देते हैं कि हाँ भाई सामने हाथी है। अब हो सकता है वो खबर देने वाला मैं ही हूँ, अगर मुझे दिख जाए तो मैं फ़ोन करके बताऊंगा भाई कि हाथी खड़ा है, दूसरों को सावधान कर देना। तो इसलिए जब जो जंगल है खतरनाक जंगल है, जंगल सारे ही खतरनाक होते हैं, तो पूरे 100% ये जानवर है, जानवर जंगली सुअर है। इनका पूरा साउंडर है, देखिए जंगली सुअर का, ये देखिए कितने सारे हैं। ये सामने भाग के आ गया। अरे भाई हट जा हट जा हट जा, अरे हट जा। ये अभी गाड़ी में कुछ मिट्टी लगी, उसने सींग नहीं मारे, अपने टस्क नहीं मारे, वो भागा सामने। तो जब भागा तो उसके खुर से जो मिट्टी या पत्थर उछले वो मेरी गाड़ी में लगे। टाइगर की भी मूवमेंट बढ़ती ही जा रही है यहाँ पे, लेकिन वो तो मैं चाहता हूँ कि दिखे, लेकिन दिखता नहीं है। हालांकि अभी जहाँ वाइल्ड बोर हैं, कई लोग सोचते हैं कि देखो वाइल्ड बोर दिख गए, डियर दिख गए, इसका मतलब टाइगर यहाँ पे नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे ही अगर इन जानवरों को मालूम चल जाए ना तो टाइगर तो भूखा मर जाएगा। टाइगर हमेशा हवा की विपरीत दिशा से आता है, तो ये भी हो सकता है कि टाइगर यहीं हो और इन जानवरों को ना मालूम है। और जिस तरह से ये सड़क के ऊपर ही दौड़ रहे थे, हो सकता है ये घबराए हुए हों, कुछ भी हो सकता है। टाइगर से एक अभी याद आया मुझे, एक खबर अच्छी है, एक खबर बुरी है। अच्छी खबर यह है कि जो दोस्तों अभी दौसा में एक टाइगर को कैप्चर किया गया था, जो कि सरिस्का टाइगर रिजर्व से आ गया था, और जिसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जीप पे ऊपर भी हमला किया था, बोलेरो के ऊपर, और उसके कांच टूट गए थे। और वो जो फॉरेस्ट एम्प्लॉयज़ थे वो बोले कि इतनी ज़ोर से वो कांपने लगे थे, उनको लग रहा था कि मौत से सामना हो गया, क्योंकि कांच टूटने का भी जो प्रेशर आया था ना टाइगर का, उससे कांच टूटा था और धमाका हुआ था, ब्लास्ट कांच टूटने वाला। टाइगर वापस लौट गया था। बाद में मेरे ख्याल से वही टाइगर था जो कि एक फार्म हाउस के किचन में सो रहा था, और फार्म हाउस के एम्प्लॉय को तब मालूम चला जब उसने ग्राउल किया। उसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया, टाइगर का खुला रहा। बाद में टीम आई सुबह, क्योंकि रात को ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने सुबह
ट्रैंकुलाइज किया। वो टाइगर फिर कैप्टिविटी में चला गया था, रेस्क्यू सेंटर में चला गया था। अब उस टाइगर को खुले जंगल में रिलीज कर दिया गया है, ये अच्छी खबर है। उसको वॉच किया गया कि उसके अंदर कुछ एबनॉर्मल से सिम्टम्स हैं क्या, क्या वो मैन ईटर टाइप का है। हालांकि उसने आदमियों को घायल किया था, मारा नहीं था, किसी को खाया नहीं था और घात लगा के हमले नहीं किए थे। तो जब उसको देखा गया कि उसका व्यवहार एकदम नॉर्मल है तो उसे जंगल में रिलीज कर दिया गया। ये तो थी अच्छी खबर। और जो बुरी खबर है, सरिस्का का एक टाइगर था ST2303। मेरे ख्याल से ये वही टाइगर था जो 2-3 बार रेवाड़ी साइड आ गया था, अगर मैं नंबर में कंफ्यूज नहीं हो रहा। इसलिए बोलता हूँ कि नंबर की जगह नाम ज़्यादा अच्छे होते हैं। नाम होता तो मैं कभी कंफ्यूज नहीं होता, नाम तो मुझे हमेशा याद रहता। नंबर में एक नंबर से भी गड़बड़ हो जाती है, 2302 है कि 2303 है। लेकिन ऐसा मुझे याद आ रहा है कि ये वही वाला टाइगर था जिसको कि इसके बाप ने खदेड़ा था सरिस्का से टेरिटरी फाइट में। पहले एक बार खदेड़ा, ये रेवाड़ी आया, कुछ दिन रहा, कुछ किसानों पे हमला किया, बाद में अपने आप ही वापस लौट गया सरिस्का की तरफ। लेकिन बाप ने फिर खदेड़ दिया। बाप पावरफुल था और उसे लग रहा था कि अगर ये मेरे इलाके में रहेगा तो आने वाले समय में ये मेरी टेरिटरी पे कब्जा कर लेगा। तो जो उसकी बहनें थीं उसको तो बाप ने रहने दिया था वहाँ पे, क्योंकि टाइगर्स में इनब्रीडिंग होती है तो वो मेटिंग हो जाती है। जब बड़े हो जाते हैं फिर वो भूल जाते हैं कि कौन भाई है कौन बहन है। चाहे वो रिश्ते बनाने की बात हो, चाहे वो दुश्मनी बनाने की बात हो, दोनों टाइम पे वो भूल जाते हैं। जैसा रिसेंटली मैंने बताया था कि छोटा भीम टाइगर जिसको कि रेस्क्यू किया गया था बांधवगढ़ से, उसके भाई, सगे भाई ने उसके बच्चों को मार डाला और उसकी टेरिटरी पे कब्जा कर लिया। वैसा ही टाइगर्स का हर जगह होता है। तो जो वो सरिस्का का टाइगर था उसने अपने बेटे को भगा दिया था एक बार, जब ये दोबारा आया दोबारा भगा दिया। फिर ये उसी तरफ आया, इसको तो वही रूट पता था, अब कहीं ना कहीं तो जाएगा टेरिटरी की खोज में। फिर वो रेवाड़ी के पास में एक जंगल है, तो उस जंगल का नाम मैं भूल रहा हूँ, वहाँ आ गया था। फिर उसी तरीके से उसको ट्रेस किया गया। अब की बार इसे रेस्क्यू किया गया तो ये समझ में आ चुका था कि भाई इसको सरिस्का में नहीं छोड़ना है, क्योंकि पिछली बार तो खैर वो अपने आप ही चला गया था, छोड़ा नहीं गया था। क्योंकि इसको उसका बाप भगा रहा है तो ये अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि डोमिनेंट टाइगर को चैलेंज कर दे। तो राजस्थान के अंदर ही दूसरा नेशनल पार्क है रामगढ़ विषधारी नेशनल पार्क। वहां पे ये किया गया कि इसको शिफ्ट कर देते हैं तो वहां टाइगर कम है, ये वहां पे अपना सरवाइव कर लेगा। लेकिन एक जैसे ST का मतलब होता है सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो नंबरिंग की जाती है, तो वहां पे एक टाइगर था RV01। RV का मतलब रामगढ़ विषधारी, RV। और जो ये ST2303 गया था, इसका भी वहां पे नाम चेंज कर दिया गया था, उसका कर दिया गया था RV04, रामगढ़ विषधारी 04। तो वहां पे दो रेडियो कॉलर, क्योंकि जब किसी टाइगर को रेस्क्यू करके छोड़ते हैं तो उसको रेडियो कॉलर पहना के छोड़ते हैं। तो उसकी पोजीशन फॉरेस्ट ऑफिसर्स को अपने कंट्रोल रूम में बैठे बैठे ही दिख रही होती है। सिग्नल मिल रहे थे कि जहां पे RV01 है, क्योंकि उसको भी रेडियो कॉलर थी RV01 को, वहीं पे RV04 है। तो जो न्यूज़पेपर में खबर आई है कि कई दिन से संकेत मिलने के बावजूद फॉरेस्ट ऑफिसर्स को मालूम था कि संघर्ष हो सकता है, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और संघर्ष हुआ और RV01 ने RV04 यानी कि ST2303 को मार डाला। तो ये क्योंकि हर जगह से हार खा रहा था, इतना स्ट्रांग हुआ नहीं था, तो RV01 भी उसके ऊपर भारी पड़ा और उस टाइगर की मौत हो गई जो कई दिनों से चर्चा में था, जवान हो रहा था, नई टेरिटरी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको ताकत ने दबा दिया और
बाप था तो बाप ने मारा नहीं था, खदेड़ा था, लेकिन यहाँ पे रामगढ़ वेशधारी में उसका जिससे सामना हुआ उसके मन में कोई दया ममता नहीं थी, क्योंकि वो उसका बाप नहीं था। उसने सीधे उसे मार दिया और एक यंग टाइगर की मौत हो गई। एक टाइगर का कब भी गायब चल रहा है शायद वहाँ पे। एक टाइगर की और भी मौत हुई थी, ऐसा लिखा था न्यूज़पेपर में। तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो टीम है वॉच कर रही हैं, क्योंकि अगर 2 रेडियो कॉलर वाले टाइगर एक ही इलाके में जा रहे हैं तो उनको गाड़ी से ऐसे करके डाइवर्ट किया जा सकता है, क्योंकि उसका नतीजा तो मालूम है, दोनों में से एक की मौत। अगर ये नहीं मरता तो वो मरता तो जरूर, क्योंकि टेरिटरी फाइट है। तो इसलिए जहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा है, जहाँ इंसान ने उसको रेस्क्यू करके छोड़ा है, तो थोड़ा सा ह्यूमन इंटरफेरेंस हो सकता है जान बचाने के लिए। इस तरह से दोस्तों जो है टाइगर की सेंचुरीज हैं, ऐसे लेपर्ड की भी सेंचुरीज बननी चाहिए, प्रोटेक्टेड एरिया। उससे क्या है कि जब एक प्रोटेक्टेड एरिया और सफारी डेवलप हो जाएगी तो एक तो टूरिज्म बढ़ेगा, और हमेशा टूरिस्ट जो होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो आँख होते हैं जंगल की। दूसरी बात क्या है कि फिर जैसे बहुत सारे स्टेट हैं जो लेपर्ड से परेशान है। मान लीजिए लेपर्ड की सफारी बना दी, प्रोटेक्टेड एरिया, और वहाँ पे जब दूसरे इलाके जहाँ से लेपर्ड होते हैं, रेस्क्यू सेंटर में कितने रखोगे? उन्हें ला के आप लेपर्ड सफारी में छोड़ दो। तो क्योंकि वहाँ पे जानवर भी होंगे, जानवर डियर वगैरह बहुतायत में होंगे, और भी डियर वगैरह, स्पॉटेड डियर तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं बहुत सारी जगह, उनको ला के छोड़ा जा सकता है। अगर फेंस से कवर्ड एरिया बनाया तो नील गाय को भी छोड़ा जा सकता है। नील गाय तो बहुत बड़ी समस्या है बाकी जगह, वहाँ छोड़ दो तो उन जानवरों के शिकार के लिए भी हो जाएगा, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। और अगर अवैध शिकार वहाँ पे चल रहा है तो प्रोटेक्टेड एरिया होने की वजह से और इंसानों के जाने से, टूरिस्ट सफारी जाने से जानवरों की सुरक्षा भी हो जाएगी, शिकार नहीं होगा। क्योंकि अवैध शिकार इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है। जब देखो तब खबर आ रही है कि यहाँ से खाल पकड़ी गई, यहाँ से बाकी खाल पकड़ी गई। अभी वो ब्लैक टाइगर उड़ीसा का जो रिसेंटली 1-1.5 साल पहले बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, पोचर्स ने 2 मारे, उनमें से एक वो भी था। पोचर्स पकड़े गए, लेकिन 2 टाइगर की जान लेने के बाद। अभी भी रिसेंटली मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे भेजा था कि जान ले ली थी। शिकार पहले तो देखिए इंडिया में कॉमन था। जिम कॉर्बेट को बोला जाता है कि पहले वो शिकारी थे, फिर वो कंजर्वेटर बन गए थे। लेकिन एक्चुअली जिम कॉर्बेट के टाइम पे ऐसा, जब वो बचपन में थे, क्योंकि जो वो चिड़ियों का शिकार करते थे गुलेल से, और अपना गोली धनुष बनाया था उन्होंने, उससे भी करते थे, और उनके अंदर मसाला भर के उसका स्पेसिमेन सुरक्षित रखते थे। तो देखा जाए तो गलत ही काम था। और वो मोर, क्योंकि उस टाइम पे मोर इंडिया का नेशनल बर्ड नहीं था, प्रोटेक्टेड नहीं था, जैसे जंगली मुर्गा वैसे ही मोर था। मोर का शिकार बहुत करते थे, सांबर, काकड़, कुछ भी मिल जाए उसका शिकार बहुत करते थे। लेकिन उसका एक रीजन भी था, एक तो उतना ज़्यादा समझ नहीं थी, अंग्रेज थे। जब जिम कॉर्बेट काला डूंगी में रहते थे तो वहाँ तो गांव के बच्चों से भी मिलते जुलते थे, खेलते थे, क्योंकि 2 फैमिलीज थी काला डूंगी में, अंग्रेज फैमिलीज, जो मैंने बताया था कि करीब 14 बच्चे होते थे, तो वो 2 फैमिलीज के थे। जिम कॉर्बेट की फैमिली में ही 15 बच्चे थे। जिम कॉर्बेट की मदर की भी दूसरी शादी थी, और मेरी जेन और क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट जो कि उनके पिताजी थे, उनकी भी दूसरी शादी थी। तो 3-3 बच्चे दोनों के पहले से थे। जब उन्होंने शादी करी मसूरी के लंढौर वाले इलाके में, तो 6 बच्चे तो पहले ही हो गए थे, 9 बच्चे उनके खुद के हुए, तो 15 बच्चों की फैमिली थी। तो ये लोग जब खेलते थे, तो जब ये काला डूंगी में रहते थे, तो ये लोकल जो आसपास गांव के बच्चे थे उनसे भी घुलते मिलते थे। एक घटना है जिसमें कि ये नहर के किनारे खेल रहे थे, तो एक बच्चा आया,
तो जिम कॉर्बेट ने गोबर फेंक दिया उसके ऊपर, फिर वो नहाया। मजाक था कि जो भी था वॉटेवर, लेकिन ये खेलते थे, मिलते जुलते थे। लेकिन जब ये नैनीताल में होते थे तो मिलते ही नहीं थे। ब्रिटिश फैमिलीज की अलग हिसाब किताब था, इंडियन फैमिलीज का अलग हिसाब किताब था। मिलना जुलना बिल्कुल नहीं था, ना के बराबर था। उनका एक एलीट क्लास था। अगर आप नैनीताल का मॉल रोड भी देखोगे आज, तो 2 मॉल रोड है ना, अपर और लोअर, 2 चलते हैं। अपर मॉल रोड पे 1935 तक मेरे ख्याल से, या 28 तक इंडियंस का जाना अलाउड नहीं था। उनको निकलना है तो नीचे वाले रोड से निकलना है, ऊपर वाले में सिर्फ अंग्रेज जाएंगे। तो ये हिसाब किताब था। तो उनके पास प्रिविलेज था शिकार का। लेकिन जिम कॉर्बेट के इतना बड़ा परिवार होने की वजह से, 15 मेंबर्स का परिवार होने की वजह से, और इनकम थी उनके पिताजी की सैलरी पोस्ट मास्टर की, और मदर थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती थी। तो पैसे की बड़ी तंगी रहती थी इनके पास। और जब ये 4 साल के थे तो इनके पिताजी एक्सपायर हो गए, तो नौकरी इनके बड़े भाई टॉम को मिल गई। तो पैसे तो आ रहे थे सैलरी वाले, और जो इनका मदर का काम था वो भी चल रहा था। लेकिन इतनी बड़ी फैमिली के लिए वो पैसे हमेशा कम पड़ते थे। तो इनका शिकार करने का जिम कॉर्बेट का एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि इनको अपने घर का भोजन की आपूर्ति करने के लिए शिकार करना पड़ता था। टॉम भी शिकार करता था, बड़ा भाई, लेकिन जिम कॉर्बेट भी 10-11 साल की उम्र से ही चलाने लगे थे बंदूक। तो ये जो भरमार बंदूक चलाते थे, तो वो जो भरमार बंदूक होती थी उसमें जो बारूद भरना पड़ता था, उनकी भी इनको तंगी रहती थी। यानी इनको ये था कि ये चांस नहीं ले सकते थे कि इस निशाने से ये जानवर या पक्षी या बर्ड मरेगा कि नहीं मरेगा, क्योंकि बारूद की भी तंगी थी। तो अपने घर के भोजन की आपूर्ति, क्योंकि वो क्रिश्चियन थे, नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते थे वो लोग, कोई भी जानवर मार दे तो उनको वो खरीदना नहीं पड़ता था, चिकन मटन। इसलिए भी वो शिकार करने कि भाई आज क्या करना है, घर में खाना है तो चलो मुर्गा, जंगली मुर्गा मार लाओ, मोर मार लाओ, तो घर में खाना बनेगा, आज वो बनेगा। इसलिए जाते थे बंदूक लेके, और आसपास जंगल भरा हुआ था। तो उनकी जो पोजीशन थी उस वक्त के लिए, मैं उसको सही नहीं ठहराता, लेकिन उनकी मजबूरी थी। लेकिन आज जो शिकार हो रहा है वो खाना बनाने के लिए, मजबूरी के लिए नहीं हो रहा, वो हो रहा है पैसे कमाने के लिए। और आज के भारत में जबकि वाइल्ड लाइफ इतनी प्रोटेक्टेड है, इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं फॉरेस्ट की टीम के पास भी, ऐसा शिकार होना सही नहीं है। लेकिन ये भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि कितने भी आप फॉरेस्ट गार्ड अपॉइंट कर लो, जंगल के चप्पे चप्पे में नहीं कर सकते हो। उसके लिए अवेयरनेस, गांव वालों को अवेयरनेस कि भाई जंगली जानवर हैं तभी हमारा भविष्य है, समझा के, कॉन्फिडेंस के साथ समझा के। और वो समझाना फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के थ्रू नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उन पे भरोसा करेंगे नहीं, क्योंकि वो सरकारी आदमी, उनको लगेगा कि ये है। तो जो पब्लिक के लोग हैं वो ही जब समझाएं, अवेयरनेस फैले कि ये गलत है, तो वाइल्ड लाइफ का बचाव है, वाइल्ड लाइफ का सुधार है। और पब्लिक सपोर्ट जब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा शिकारियों को, तो शिकारी शिकार कर सकते नहीं हैं। क्योंकि जिस इलाके में भी जाते हैं ऐसा नहीं है कि आसपास के गांव वालों को खबर ना हो, खबर सबको हो जाती है। और सफारी एरिया है तो वहाँ तो मैंने हमेशा बोला कि टूरिस्ट जंगल की आँख होते हैं। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।